नमस्कार साथियों। मैं दीपक सर आपके लिए जो हमारी करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला चल रही है उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और आप सभी का स्वागत करते हैं इस क्लास के अंदर। और जो करंट अफेयर की श्रृंखला है हमारी, उसी के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जो है आज कवर करने जा रहे हैं। आप लोग इसका पीछे आपने इमेज देख ही ली होगी जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक है वो इस बार के एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी एक तरीके से मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका ये रीजन है सर क्यों इम्पोर्टेंट है, तो वही आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। इस बार का जो G20 का समिट हुआ है 2023 का, वो भारत के अंदर हुआ है। और भारत के अंदर जो G20 का ये समिट हुआ, वो भारत के अंदर G20 का पहला समिट है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। मतलब G20 के फॉर्मेशन से लेकर अभी तक भारत के अंदर ये पहला समिट हो पाया, तो ये हमारे लिए एक तरीके से बहुत बड़ी उपलब्धि हम कहेंगे। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट की ये बहुत बड़ी उपलब्धि कहेंगे कि भारत सरकार आज इस मुकाम पर पहुंची है कि हम एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का सम्मेलन अपने देश के अंदर कर पा रहे हैं। G20 वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम G20 के बारे में थोड़ा सा जानें तो G20 अपने आप में, मैं 2023 से पहले की बात करूं, इंडिया में जो सम्मेलन हुआ उसके पहले से, तो G20 वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके अंदर आप ये मान के चलो विश्व की जो 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इसके अंदर शामिल है। 19 देश इसके अंदर शामिल हैं और एक पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन इसके अंदर शामिल है। और 2023 में एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट भी हमने किया है। इसके अंदर हमने टोटल 21 मेंबर कर दिए, यानी 19 तो इसके अंदर देश शामिल हैं। एक हो गया आपका यूरोपियन यूनियन और एक हो गया आपका जो हमने लेटेस्ट इसमें शामिल किया है वो अफ्रीकन यूनियन। इस हिसाब से देखा जाए तो G20 को तो फिर हमें G21 कहना चाहिए, यानी इसको हमें G21 कहना चाहिए। लेकिन फिर भी अब इसे अभी तक क्या कह रहे हैं, G20 कह रहे हैं। और हो सकता है आगे चलकर इसका नाम जो है वो G21 हो जाए। अब क्यों हो जाए, इसके पीछे भी रीजन जानते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में G20 से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता था जिसका नाम है G7। G7 जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। और G7 में जब रूस ऐड हुआ, रूस जब इसका पार्ट बना, तो इसको हमने क्या कर दिया, G8 कर दिया। फिर आगे चलकर जब रूस इससे हटा, जब रसिया इससे हटा, तो आगे चलकर फिर हमने इसको फिर से क्या कर दिया, G7 कर दिया। तो ये चांसेस हैं कि G20 भी आगे चलकर आपका क्या बन जाए, G21 बन जाए। हालांकि इसकी अभी कोई हम ऑफिशियल घोषणा नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम ये कह सकते हैं कि आगे चलकर आपका G20 के साथ भी शायद ये सिचुएशन हो सकती है। अब G20 को मैंने इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा है, अगर इसका मैं फुल फॉर्म बताऊं तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 का मतलब हुआ 20 देशों का समूह। अब ये समूह इतना बड़ा है कि अगर इसके बारे में बात करें तो ये विश्व की जो कुल जीडीपी है उसका करीब 85% कवर करता है। यानी अपनी वर्ल्ड की जो ओवरऑल जीडीपी है उसका 85% G20 कवर करता है। इसके बाद वर्ल्ड का जो टोटल ट्रेड है उसका 75% आपका कौन कवर करता है, ये भी आपका G20 कवर करता है। और विश्व की जो टोटल जनसंख्या है उसका 2/3 हिस्सा भी आपका G20 कवर करता है। अगर इसको मैं एक नॉर्मल स्ट्रक्चर में देखूं तो G20 अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक बहुत बड़ा और सुलझा हुआ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे हम इसे, कि इसके अंदर एक तरीके से आपका पूरा का पूरा एक बड़ा पार्ट इसके अंदर कवर है। अब G20 की स्थापना हुई, इसके पीछे भी कई सारे कारण रहे, लेकिन हम ये बेसिक जानेंगे कि भाई G20 किस फेस में काम करता है और G20 को बनाने के पीछे मकसद क्या था, G20 बना कैसे, ये सारी कंडीशन आज हम A to Z अपने इस प्रोग्राम के अंदर कवर करेंगे। और ये गारंटी देता हूँ, आप चाहे कौन सा भी एग्जाम इसके अंदर अगर आप टारगेट कर रहे हो, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी अदर एग्जाम हो, वो सारा का सारा आपको यहाँ से एक ना एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आपका बनना ही है। ये इसको स्पेशली मैंने डिजाइन किया है MPPSC के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए MPPSC के अंदर यूनिट 6 के अंदर जो आपका इकोनॉमी का पार्ट है उसमें से अलग से G20 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखा गया है। हमें G20 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अलग से बताना है। ठीक है, तो G20 के बारे में डिस्कस करते हैं, भाई कैसे क्या फॉर्म हुआ, इसके बारे में और भी कई चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो G20 का संबंध कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस से रहा, और ये इकोनॉमिक क्राइसिस G20 के लिए काफी ज्यादा, इन्हीं के थ्रू G20 का जो है फॉर्मेशन हुआ। तो इसमें सबसे पहला जो क्राइसिस है
वो है आपका एशिया का वित्तीय संकट। जो एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, इसी के चलते G20 का क्या हुआ, जन्म हुआ। यानी अगर मैं बोलूं G20 जो आपका बना, G20 के बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण था एशिया का इकोनॉमिक क्राइसिस। यानी एशिया में एक वित्तीय संकट आया था, और इस वित्तीय संकट की जो शुरुआत हुई वो आपकी हुई थाईलैंड से। कहाँ से हुई, थाईलैंड से। और धीरे धीरे ये जो है पूरे के पूरे हमारे जो ईस्ट एशियन कंट्री के अंदर फैल गया, फिलीपींस के अंदर, जापान के अंदर, धीरे धीरे ये सारा का सारा जो क्राइसिस है वो फैल गया। और इसी क्राइसिस के चलते जो G7 ग्रुप था उसने विचार किया कि वर्ल्ड में हमें एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी जहां पर आपके विकसित देशों के साथ विकासशील देश भी हम उसमें शामिल करें। जी हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि G7 के अंदर केवल विकसित देश शामिल हैं। विकसित देश या वो देश जो पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलाइज हैं वो G7 का पार्ट है। लेकिन G20 के अंदर आपके विकसित के साथ कौन से देश शामिल हैं, इसमें आपके विकसित के साथ विकासशील देशों को भी हमने इसमें शामिल किया है। तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनता है। अब कोशिश, अब ये क्वेश्चन आता है कि सर एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ तो उसका रीजन क्या था। तो एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस होने का रीजन था इसका करेंसी फेलुअर, यानी मुद्रा का फेल होना जो है एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस का कारण बना। तो सबसे पहले हमने जाना कि इसमें पहला जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके चलते आपका किसका जन्म हुआ, उसके चलते आपका G20 का जन्म हुआ। और जो आपका दूसरा इकोनॉमिक क्राइसिस है जो यूएसए के अंदर हुआ, यूएसए के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, और वो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ आपका 2007-8 में। और इसी के चलते आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2008 से G20 का वार्षिक सम्मेलन हमने चालू कर दिया। यानी प्रत्येक वर्ष अब G20 का समिट हमने चालू कर दिया। और जो पहला G20 का जो समिट हुआ था वो हुआ था आपका वॉशिंगटन डीसी में। ये हुआ था आपका वॉशिंगटन डीसी में। कब हुआ था, 2008 में। और 99 में क्या हुआ था, 99 में हमारा G20 का क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। यानी दो इकोनॉमिक क्राइसिस G20 से रिलेट करते हैं। पहला इकोनॉमिक क्राइसिस जिसे एशिया का वित्तीय संकट बोलते हैं, उसके थ्रू 1999 में G20 का जन्म हुआ, यानी G20 का फॉर्मेशन हुआ। और दूसरा इकोनॉमिक क्राइसिस जिसे अमेरिकन इकोनॉमिक क्राइसिस बोलते हैं, उसके थ्रू G20 के जो समिट थे, जो सम्मेलन है वो चालू हो गए। ध्यान रखना 2008 से पहले G20 के सम्मेलन नहीं होते थे। तो 2008 के बाद जो G20 के सम्मेलन होना चालू हो गए, और सबसे पहला सम्मेलन हुआ था आपका वॉशिंगटन डीसी के अंदर। ठीक है, यहां तक। आगे देखें तो आगे आपको दिखेगा G20 के कुछ मेंबर कंट्री यहाँ पर आपको मैं शो कराना चाहता हूँ कि G20 के अंदर क्या क्या मेंबर्स हैं और कौन कौन से देश इसके पार्ट हैं। क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, मेंबर्स से क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हालांकि क्वेश्चन पूरे पार्ट से ही आएगा, आप लोग अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आप A to Z इसके अंदर पढ़ोगे, और A to Z के अंदर आपका कहीं से भी क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम G20 के अंदर मेंबर्स क्या है। यहाँ पर आपका एक ग्रुप आपको दिख रहा होगा, और ग्रुप का नाम है आपका G7। ग्रुप का नाम है आपका G7। तो G7 जो है ये G20 से पहले फॉर्म हुआ। यानी G20 के अंदर अगर मैं बात करूं तो G20 के अंदर G7 तो शामिल है ही, उसके साथ जो G8 वाली जो कंट्री थी रसिया, वो भी शामिल है। और उसके बाद ये जो कंट्रीज आपको दी हैं ये इसके अंदर शामिल है। और ये टोटल मिलाकर आपका क्या बनाती हैं, ये टोटल मिलाकर बनाती हैं आपका G20। यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि अब यहाँ पर आपका एक संघ भी इसके अंदर शामिल है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन भी इसका पार्ट है, यूरोपियन यूनियन भी इसका पार्ट है। और इसके अगर हम बात करें तो इसमें आपको एक मेंबर कंट्री का नाम याद रखना है, और वो मेंबर कंट्री का नाम आप याद रखो, पेपर में उसके चांसेस ज्यादा हैं। और वो मेंबर कंट्री है आपका पाकिस्तान। तो ध्यान रखना पाकिस्तान आपका G20 का मेंबर नहीं है। पाकिस्तान G20 का मेंबर नहीं है, ये चीज आप लोग याद रखें। ठीक है, पाकिस्तान आपका G20 का मेंबर नहीं है। तो ये मेंबर आपको याद रखने बेसिक है। इसमें आपके ये डेवलप्ड कंट्री शामिल हैं और कुछ आपकी डेवलपिंग कंट्री शामिल हैं। तो इस तरीके से आपका क्या बनता है, G20 फॉर्म होता है।
इसके बाद G20 के अंदर और क्या क्या खास है, इसके सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, टर्मिनोलॉजी है, सारी की सारी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और कहीं से भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे नहीं छूटेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। इस वाले G20 के अंदर से, इस वाले के G20 जो हमारा टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, कहीं से भी आपका क्वेश्चन छूटने का चांस यहाँ से नहीं बनेगा। तो G20 में जो अगला सिस्टम है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो G20 में एक सिस्टम चलता है जिसको बोलते हैं हम ट्रैक सिस्टम, और इसी के साथ एक और सिस्टम और आगे हम जाके पढ़ेंगे जिससे बोलते हैं हम ट्रायो का सिस्टम। दूसरा सिस्टम G20 के अंदर दो सिस्टम है आपके, एक तो ट्रैक सिस्टम और दूसरा है आपका ट्रायो का सिस्टम। ट्रैक सिस्टम क्या है उसको समझते हैं। G20 जब फॉर्म हुआ तो 2008 तक G20 के अंदर केवल एक ही ट्रैक चलता था, जिसे हम किस नाम से जानते थे, फाइनेंस ट्रैक। यानी 2008 से पहले, यानी 2008 से पहले केवल यही चलता था। 2008 के बाद भी ये चला है, लेकिन 2008 से पहले शेरपा ट्रैक नहीं चलता था आपका। 2008 से पहले आपका फाइनेंस ट्रैक चलता था, जिसको हम वित्तीय ट्रैक के नाम से जानते हैं। इसमें कौन कौन शामिल होता था, तो इसमें एक तो आपके जितने भी सदस्य देश हैं उसके वित्तीय मंत्री इसके भाग होते थे, और साथ ही जो सदस्य देश हैं उनकी जो सेंट्रल बैंक है वहाँ के गवर्नर भी इसके क्या होते थे, पार्ट होते थे। तो आपको पता होना चाहिए G20 के जो हमारा फाइनेंस ट्रैक है उसके पार्ट कौन कौन होते थे, जो सदस्य देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और उसके सेंट्रल बैंक के गवर्नर। लेकिन 2008 से हमने G20 के अंदर, जब से हमने सम्मेलन चालू किए G20 के, तब से हमने एक नया ट्रैक चालू कर दिया इसके अंदर, जिसको हम शेरपा ट्रैक बोलते हैं। क्या बोला जाता है, शेरपा ट्रैक। और शेरपा ट्रैक क्या ट्रैक है इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शेरपा क्या होता है। शेरपा बेसिकली ये कौन सा वर्ड है आपका, नेपालीज वर्ड है, नेपाल से ये वर्ड लिया गया है। और नेपाल में उन लोगों को शेरपा बोला जाता है जो बेसिकली जो लोग माउंटेन वगैरह पे चढ़ने का काम करते हैं, माउंटेन की चढ़ाई का काम करते हैं, उनको प्रशिक्षण वगैरह देने का काम कौन करते हैं, शेरपा करते हैं। तो शेरपा वहां से ये वर्ड लिया गया है। और यहाँ पर अगर मैं G20 के बारे में बात करूं शेरपा, तो शेरपा बेसिकली किसी मेंबर कंट्री का वो प्रतिनिधि होता है जो अपने देश को G20 में क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। G20 में जिस कंट्री ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है उसे उसका क्या बोला जाता है, शेरपा बोला जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं 2023 का जो समिट इंडिया में हुआ है उसमें भारत के शेरपा कौन बनाए गए, भारत के शेरपा थे इसके अंदर अमिताभ कांत। अमिताभ कांत के बारे में बताएं तो ये नीति आयोग के पूर्व सीईओ रह चुके हैं, नीति आयोग के पूर्व सीईओ ये रह चुके हैं। तीसरा ट्रैक है इसके अंदर जिसे एंगेजमेंट ट्रैक बोला जाता है, और ये आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। एंगेजमेंट ट्रैक क्या है, एंगेजमेंट ट्रैक के अंदर हम उन सभी लोगों को शामिल करते हैं जो इन दो ट्रैक के अंदर शामिल नहीं हो पाए। जैसे कि जितने भी थिंक टैंक हैं, जितनी भी हमारी सिविल सोसाइटीज हैं, जितने भी आपके एनजीओज वगैरह हैं, और जितने भी आपके जो अच्छे पद के लोग हैं, वो सारे के सारे आपके किसके अंदर आएंगे, एंगेजमेंट ट्रैक के अंदर आएंगे। तो G20 के अंदर आपको तीन ट्रैक याद रखने हैं, एक है फाइनेंस ट्रैक, दूसरा है शेरपा ट्रैक, और तीसरा है एंगेजमेंट ट्रैक। जिसमें फाइनेंस ट्रैक जो है आपका वो सबसे पुराना है, इसमें वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं ट्रायो का सिस्टम के बारे में और जानते हैं कि भाई G20 के अंदर जो ट्रायो का सिस्टम है उसका क्या रोल है और क्या सिस्टम है, इसको अच्छे से समझेंगे। तो अगला है आपका G20 के अंदर ट्रायो का सिस्टम। ट्रायोका का नाम अगर देखें तो ट्रायोका का सीधा सीधा मतलब है तीन। ट्रायोका का मतलब क्या है, तीन, थ्री। तो ये जो है आपका ट्रायोका का मतलब होता है कि G20 के अंदर जो प्रेसिडेंसी है वो तीन लेवल पर मूव करती है। G20 के अंदर जो प्रेसिडेंसी है वो आपकी तीन लेवल पर मूव करती है। जैसे अगर मैं बात करूं 2023 में जो आपका समिट हुआ वो कहाँ हुआ, इंडिया के अंदर। अगला जो समिट होगा आपका वो कहां पर होगा, 2024 का ब्राजील के अंदर। और इससे पहला जो समिट है आपका वो कहां हुआ था, इंडोनेशिया के अंदर। तो प्रेसिडेंसी कैसे मूव करी, प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया से किस पर आई, इंडिया के पास, और इंडिया से किस पर गई, ब्राजील के पास। तो ये तीन तरीके के जो सिस्टम है जहां पर प्रेसिडेंसी मूव करती है उसी को हम बोलते हैं ट्रायो का सिस्टम। यानी एक तो आपका करंट प्रेसिडेंट,
और दूसरा आपका जो फ्यूचर प्रेसिडेंट है, और इसके पहले वाला पास्ट प्रेसिडेंट। जब तीनों को हम मिक्स करते हैं, इन्हीं को बोला जाता है G20 के अंदर ट्रायो का सिस्टम। जहां पर आपकी तीन प्रेसिडेंसी के अंदर जहां जहां पर G20 के सम्मेलन होंगे, उनको अगर दिखाया जाता है तो वो होता है आपका ट्रायो का सिस्टम। ठीक है भाई, यहां तक आगे देखे हम। तो ये आपने ट्रैक सिस्टम और ट्रायो का सिस्टम हमने इसके अंदर देख लिए हैं। अब आपका जो अगला है वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि अगला जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है G20 का इंडिया के अंदर होने वाला सम्मेलन। तो G20 का जो इंडिया के अंदर जो समिट हुआ, आप सभी को अच्छे से पता है कि G20 का जो इंडिया के अंदर समिट हुआ वो कौन से सन में हुआ है। ये है हुआ है आपका 2023 में। कब हुआ है आपका? ये हुआ है आपका 2023 के अंदर। तो G20 का ये समिट है, ये आपका कौन से सन में हुआ? 2023 में। कहाँ पर हुआ? ये हुआ आपका न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में भी कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ प्रगति मैदान में। अब प्रगति मैदान में भी कहाँ हुआ? वहां पर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया। जो स्ट्रक्चर हमने बनाया उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है भारत मंडपम। इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है हमने G20 का समिट किया। अब बात करते हैं इसकी थीम की। तो थीम रही है इस बार की G20 की, भारत के अंदर इसको बोला जाता है वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है कि पूरा का पूरा अर्थ आपकी क्या है? एक फैमिली है, यानी पूरा का पूरा पृथ्वी या विश्व जो है आपका एक परिवार है या कुटुंब है, और उस परिवार के लिए हमें एक कॉमन फ्यूचर या एक अच्छा भविष्य रखना है। अगर बात करें वसुदेव कुटुंबकम की, तो ये आपका कहाँ से लिया गया है? ये वर्ड लिया गया है आपका महाउपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? महाउपनिषद से। तो G20 के बारे में और जानेंगे, क्या क्या खास है इंडिया के अंदर और क्या क्या रहा, इसके बारे में और चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं G20 का जो इंडिया वाला समिट है उसके अंदर क्या क्या रहा खास। तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं उनको आप लोग बिल्कुल अच्छे क्लियर तरीके से जान लेना भाई, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन बनना ही है, क्योंकि ये सीधा का सीधा इंडिया में होने वाला समिट है और क्या क्या इसके अंदर हमने किया वो सारी चीजें हम जानते हैं। सबसे पहला G20 का जो इंडिया में समिट हुआ वो कौन से नंबर का समिट है? 18th नंबर का। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, सर G20 का पहला समिट हुआ 2008 में और अभी चल रहा है 2023, तो इस हिसाब से कितने होने चाहिए थे? करीब 15 के समथिंग होने चाहिए थे। लेकिन ये कौन सा हो रहा है? 18वां समिट हो रहा है। तो इसके पीछे रीजन बता दूं, स्टार्टिंग में G20 के एक वर्ष में कई बार 2 बार भी समिट हुए हैं, तो आप इससे कंफ्यूज मत होना। तो G20 का जो भारत में समिट हुआ वो कौन सा हुआ? 18वां। लेकिन इंडिया के अंदर जो समिट हुआ वो कौन सा हुआ? पहला। डेट कौन सा था? डेट था आपका 9 से 10 सितंबर 2023। थीम थी इसकी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और जिसको हम क्या बोलते हैं? वसुदेव कुटुंबकम। ये कहाँ से लिया गया है? आपका महाउपनिषद से। और इंडिया के अंदर ये सम्मेलन हुआ वो पहला G20 का समिट है जो इंडिया के अंदर हुआ। इंडिया ने इसमें काफी अच्छा कार्य किया, कई मुद्दों पर इंडिया ने इस पर वर्क किया, वो सारे के सारे हम देखेंगे। परिणाम क्या क्या निकले G20 के अंदर, क्या क्या हमने आउटकम्स देखे, क्या क्या हमारा हमने अचीव किया, ये सारी चीजें हम जो है आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जो है वो मैं देना चाहता हूँ, और यहाँ पर आप लोग कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी देखें कि क्या क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है भारत मंडपम, जहाँ पर हमारा G20 ऑर्गेनाइज हुआ। ये एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया जहाँ पर G20 की मीटिंग हमने रखी। इसके बाद यहाँ पर आपको सभी सदस्य देशों के फ्लैग आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बताने वाली चीज है वो ये है, यहाँ पर रखी हुई नटराज की मूर्ति। इसकी काफी खासियत है और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। जो नटराज की मूर्ति के बारे में बात करें तो ये जो है आपकी वो चोल कला से संबंधित है, चोल काल से ये संबंधित है, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितने फीट की है? 27 फीट की, और ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति है। इसको जो बनाया गया है वो अष्ट धातुओं से बनाया गया है, और जो मेथड इसके अंदर यूज किया गया है उस मेथड को बोला जाता है लास्ट वैक्स मेथड। इस मेथड को बोला जाता है लास्ट वैक्स मेथड। ठीक है, और ये हमारी क्या है? नटराज की मूर्ति, जो हमने बिल्कुल भारत मंडपम के जस्ट सामने रखी, और ये इंडिया की संस्कृति को जो है वो दिखा रही है, और ये आपकी जो संबंधित है
वो कौन से काल से संबंधित है? ये चोल काल से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया के क्या क्या आउटकम रहे G20 में, इंडिया ने क्या क्या अचीव किया, उनके बारे में देखते हैं। क्या क्या इंडिया ने इसके अंदर अचीवमेंट किए और हमारे क्या क्या परिणाम G20 के अंदर निकले। तो सबसे पहला अचीवमेंट जो है वो इस बार का जो हम देख के चलते हैं, तो सबसे पहला अचीवमेंट है कि हमने जो है एक नया सदस्य देश इसके अंदर जोड़ा, और नया सदस्य देश जो जोड़ा उसका नाम है आपका अफ्रीकन यूनियन, यानी अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ की बात करें तो इसमें अब हमारे जो है 55 देश शामिल हैं, और अफ्रीकी संघ का जो मुख्यालय है वो अदिस अबाबा में है। और अदिस अबाबा आपका कहाँ पड़ता है? इथोपिया के अंदर। इथोपिया के अंदर अदिस अबाबा कहाँ पर पड़ता है? आपका इथोपिया के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं G20 को ऐसे लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? 19 इसके अंदर मेंबर कंट्री, एक आपका यूरोपियन यूनियन और अगला आपका अफ्रीकन यूनियन, यानी 19 कंट्री ये, 19 देश ये, यूरोपियन यूनियन के देश मिलाकर 27 और अफ्रीकन यूनियन के देश मिलाकर 55। इस हिसाब से अप्रोक्स 90 के समथिंग ये आ रहा है। तो 90 इंपॉर्टेंट कंट्रीज के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं। तो 90 कंट्रीज को जब हम कवर कर रहे हैं तो आप लोग ये मान के चलो, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि 85% जो वर्ल्ड की जीडीपी जो है वो G20 कवर करता है। तो हमने जो इसमें नया मेंबर जो जोड़ा है उसका नाम है आपका अफ्रीकी संघ, और ये आपका कब से ऐड हुआ? ये हुआ है आपका 2023 से इसका मेंबर बना है अफ्रीकी संघ। दूसरा इंपॉर्टेंट जो आउटकम आया इसका वो है आपका ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जिसको बोला जाता है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। ये जो इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव किसका है? भारत का है। भारत ने, क्योंकि विश्व में एक सबसे बड़ा मुद्दा पर्यावरण का है, तो भारत ने भी उस मुद्दे पर अपना सहयोग किया है, और उसी से रिलेटेड भारत ने एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया है। और इस अलायंस के थ्रू हम उन देशों को टारगेट कर रहे हैं जहां पर बायोफ्यूल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है और बायोफ्यूल का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो भारत भी उनमें से एक कंट्री है, और इसके अलावा विश्व की और भी सारी कंट्रियों ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को जो है ज्वाइन किया है। अब बात क्वेश्चन ये आती है कि सर बायोफ्यूल क्या होता है और इसके थ्रू हम जो है टारगेट कैसे कर रहे हैं इससे? तो बायोफ्यूल का मतलब होता है, जैसे बायोफ्यूल का मैं एग्जांपल बात करूं तो आपको दो एग्जांपल इसके पता होने चाहिए। एक तो होता है इथेनॉल और दूसरा होता है आपका बायोडीजल। इथेनॉल और बायोडीजल आपको पता भी है कि भारत सरकार इसके लिए योजना भी चला रही, जिसको हम गोवर्धन योजना के नाम से जानते हैं। और गोवर्धन योजना जो है बेसिकली जिसमें हम गोबर गैस बनाने का काम कर रहे हैं एक तरीके से। तो बायोफ्यूल का मतलब है कि आप जब किसी ऑर्गेनिक मटेरियल से फ्यूल का निर्माण करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल आपका कुछ भी हो सकता है, वो आपका पेड़ पौधे भी हो सकते हैं और आपके कुछ एनिमल्स से रिलेटेड चीजें भी हो सकती हैं, तो उससे जो हम फ्यूल बनाएंगे उसको बोलेंगे हम बायोफ्यूल। तो बायोफ्यूल क्या है बेसिकली? अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बायोफ्यूल और फॉसिल फ्यूल दोनों में बहुत डिफरेंस है। फॉसिल फ्यूल्स में अपना क्या आता है? फॉसिल फ्यूल्स में आता है आपका जैसे पेट्रोल, डीजल, और इसको बनने में काफी टाइम लगता है, इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। और ये आपका कैसा है? ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, और जबकि बायोफ्यूल आपका कैसा है? रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है, बायोफ्यूल और आपका फॉसिल फ्यूल में। तो दूसरा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जिसे इंडिया लेकर आया है वो है आपका बायोफ्यूल अलायंस। तीसरे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव की अगर बात करें तो इंडिया ने इसके अंदर एक प्रोग्राम चलाया है जिसको बोला जाता है लाइफ कार्यक्रम। और लाइफ कार्यक्रम के थ्रू हम पर्यावरण की रक्षा के लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाएंगे, चाहे वो हरित मिशन हो, चाहे वो पेड़ पौधों को लगाना हो। ये सारे मिशन हम किसके थ्रू चला रहे हैं? लाइफ कार्यक्रम के थ्रू, और इसके थ्रू हम पर्यावरण की रक्षा का प्रयास करेंगे। अगला है आपका न्यू दिल्ली लीडर डिक्लेरेशन। तो इसको याद रखो, जब भी किसी भी देश में समिट होता है तो उसी देश की कैपिटल के नाम से एक डिक्लेरेशन जारी किया जाता है जिसमें अलग अलग मुद्दों को कवर किया जाता है। तो इसी तरीके से जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन आपका आया उसके अंदर हमने 73 मुद्दों को कवर किया। अब 73 मुद्दे बहुत सारे मुद्दे हैं, आप लोगों को इंपॉर्टेंट मुद्दों को याद रखना है। जैसे इसमें रूस यूक्रेन का मुद्दा भी उठा था, लेकिन उस मुद्दे पर कोई आम सहमति नहीं बन पाई। इसके अलावा हमने
सतत विकास का मुद्दा उठाया, पर्यावरण के विकास का मुद्दा उठाया, महिला के उत्थान से संबंधित मुद्दा उठाया, एसडीजी गोल से संबंधित मुद्दा उठाया। इसके अलावा दुनिया में जो भ्रष्टाचार वगैरह से संबंधित मुद्दे उठाए। इसके अलावा जो आपके और भी मुद्दे थे, जो चाहे करेंसी या ट्रेड वगैरह से रिलेटेड जो मुद्दे थे, वो सारे के सारे मुद्दे हमने उठाए। एक चीज आप लोगों को यहाँ पे बता दो इंपॉर्टेंट, G20 वर्ल्ड का एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग मुद्दों को कवर करता है। जैसे आपको अगर बताऊं, जैसे अगर मैं आईएमएफ की बात करूं तो आईएमएफ जो है आपका, वो बीओपी से संबंधित मुद्दों को कवर करेगा। वर्ल्ड बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म लोन को कवर करेगा। और जैसे और भी ऑर्गेनाइज डब्ल्यूटीओ जो है वो ट्रेड को कवर करता है। लेकिन अगर मैं G20 की बात करूं तो G20 जो है सभी मुद्दों को कवर करता है, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो, चाहे वो डिप्लोमेसी से रिलेटेड हो, चाहे वो सतत विकास से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका भ्रष्टाचार से रिलेटेड हो, चाहे वो गरीबी से रिलेटेड हो, चाहे वो युद्ध वाले मुद्दों से संबंधित हो। तो विश्व के जितने भी मुद्दे हैं वो सारे के सारे G20 कवर करता है। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, G20 जो भी निर्णय लेगा वो किसी भी मेंबर देश पर बाध्यकारी नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इन्होंने कोई भी डिसीजन दिया तो वो आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि भाई मानना ही है, ये चीज इसके अंदर शामिल नहीं है। तो ये जो है मुद्दे इसके अंदर बाध्यकारी नहीं होते। अगला देखें इसके अंदर और क्या इनिशिएटिव था हमारा। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में देख लिया। अगला इनिशिएटिव जो काफी इंपॉर्टेंट है जो भारत ने उठाया, ये है आपका इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके थ्रू हम एक ऐसा कॉरिडोर बनाने वाले हैं, इसके थ्रू हम एक ऐसा कॉरिडोर बनाने वाले हैं जिसके थ्रू हम इंडिया को मिडिल ईस्ट और यूरोप की कंट्री से कनेक्ट करेंगे। और ये कॉरिडोर जो होगा आपका, वो रेल कॉरिडोर भी हो सकता है और शिपिंग कॉरिडोर भी हो सकता है। मतलब रेल और शिप कॉरिडोर के थ्रू हम इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप की कंट्रीज को क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। इसको देख लेंगे हम क्या क्या इसके अंदर है, इसमें कितने देश अभी प्रेजेंट में शामिल हैं और इसमें जो है संख्या आपकी आगे बढ़ सकती है। तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में भी हम आगे देखते हैं। ये रहा आपका IMEC। इसको किस नाम से जाना जाता है, IMEC के नाम से। इसको बोला जाता है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट देशों के नाम याद रखने हैं जहां से ये कॉरिडोर गुजरेगा, यानी ये आपका जो रेल और शिपिंग कॉरिडोर कहाँ कहाँ से गुजरेगा। तो एक तो इसमें जो देश शामिल है वो है भारत। उसके बाद जो अगला देश शामिल है वो है UAE। अगला देश जो शामिल है इसके अंदर वो है सऊदी अरेबिया। उसके बाद जो अगला देश शामिल है वो है जॉर्डन। और अगला देश जो शामिल है वो है इजराइल। यानी अगर मैं बात करूं तो इसमें मिडिल ईस्ट के यानी मध्य एशिया के 4 देश शामिल हैं और भारत तो शामिल ही है +1। और इसके अलावा ये कॉरिडोर जो है आपका वो यूरोप में भी जाएगा। तो यूरोप में अभी इसका जो देश शामिल है वो ग्रीस है। इसके अलावा इस कॉरिडोर को हम आगे और विस्तार करेंगे और इससे हम USA को भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो IMEC जो कॉरिडोर है आपका, वो बेसिकली जो है इतनी कंट्रियों को कवर करेगा जो आपको याद रखना है। ये आपका इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इंपॉर्टेंट चीजें जितनी भी थी इसके अंदर हमने कवर की। अब जो आपका आखिरी सेक्शन जो बचता है G20 के अंदर, वो है आपका कि भाई G20 के समिट कहाँ पर हुए, यानी इंडिया के अंदर जो इम्पोर्टेंट मीटिंग है वो कहाँ पर हुई, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और कहाँ पर हमने इंडिया के अंदर किन किन शहरों में उन्हें ऑर्गेनाइज किया। तो आपको एक चीज बता दूं, G20 के अंदर एक मीटिंग तो होती नहीं है। G20 के अंदर, जैसे अगर मैं इंडिया के अंदर ही बात कर दूं, जो समिट हुआ 2023 का, उसमें करीब 230 के समथिंग मीटिंग हुई। तो भाई आप 230 कैसे याद रखोगे, 230 अपने आप में याद रखना काफी टफ है। तो मैंने क्या किया है, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को यहाँ पे कवर कर लिया है, जो आपकी जो पहली मीटिंग रही है, यानी जो पहली मीटिंग है उनको हमने कवर कर लिया है, जिससे आप लोग आसानी से उसे कवर कर पाएं और ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग आसानी से उसे पढ़ पाओगे। तो देख लेते हैं कौन कौन सी मीटिंग हमने इसमें कवर की है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है हमने कवर की हैं, जो G20 की आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगी। पहली मीटिंग हमने कवर की है
तो सबसे पहली मीटिंग है जो है आपकी पहली शेरपा मीटिंग। पहली शेरपा मीटिंग, शेरपा तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा। इंडिया से इस बार शेरपा कौन बनाए गए? अमिताभ कांत बनाए गए। और पहली शेरपा मीटिंग जो हुई आपकी वो कहाँ पर हुई? उदयपुर में। उदयपुर कहाँ पड़ता है भाई? राजस्थान में। तो पहली शेरपा मीटिंग हुई आपकी उदयपुर। इसके अलावा ऐसा नहीं कि एक ही शेरपा मीटिंग हुई, कई सारी शेरपा मीटिंग हुई, लेकिन पहली कहाँ पर हुई? आपकी उदयपुर में। दूसरा, जितनी भी विदेश मंत्रियों की जो मीटिंग है, जो पहली विदेश मंत्री मीटिंग हुई वो हुई आपकी दिल्ली में। ये हुई आपकी दिल्ली के अंदर। पर्यटन मंत्रियों की जो पहली बैठक है वो हुई आपकी गोवा के अंदर। और विज्ञान से संबंधित हमारी जो कॉन्फ्रेंस है पहली, वो हुई पुडुचेरी के अंदर। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स आपको याद रखनी है। शेरपा मीटिंग, विदेश मंत्री मीटिंग, पर्यटन मंत्री मीटिंग और विज्ञान मीटिंग, विज्ञान कॉन्फ्रेंस। तो इस तरीके से आपको ये चारों के नाम याद रखने हैं। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सारी मीटिंग हुई, 230 प्लस मीटिंग हुई, जिसमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट याद रखनी है। और यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, आपको ज्यादा रखनी नहीं, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ये 3-4 से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो G20 को हमने A to Z कवर किया है, हर पॉइंट को इसमें हमने कवर किया। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इवन दो यूपीएससी के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप टारगेट कर सकते हो। मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, A to Z इसको रखा है, और हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने इसमें अंदर कवर करने का कोशिश की है। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमने इसके अंदर कवर किए हैं, चाहे वो शेरपा से रिलेटेड पॉइंट हो, चाहे इसके अंदर ट्रैक सिस्टम हो, चाहे ट्रायो का सिस्टम हो, हमने सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे कवर करे हैं। एक और चीज और याद रख लेना, इसमें एक चीज और याद रखना है कि G20 का फॉर्मेशन G7 के बाद हुआ है, और G7 कंट्रियों ने ही आगे मिलकर जो है G20 का निर्माण किया, और उसमें हमने डेवलपिंग मेंबर्स को भी जोड़ा, और इंडिया जो है G20 का फाउंडिंग मेंबर रहा है। आपको एक और चीज बता देते हैं, अभी कुछ टाइम बाद MPPSC का प्रीलिम्स होना है, MPPSC का प्रीलिम्स होना है 2024 वाला। तो MPPSC की यूनिट 6 में G20 अलग से मेंशन करके रखा है। तो अगर आप इस सीरीज को देख रहे हो तो ये आप मान के चलो कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आना पक्का है। तो G20 से आप लोग देखना, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो एक क्वेश्चन तो आपका पक्का है यहाँ से आना। तो आप इसको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ें। और दूसरा, इसमें एक और चीज बता दूं कि G20 जो है हमारा, उसको आगे चलकर G21 भी किया जा सकता है। तो इसके पीछे भी कंफ्यूज मत होना कि भाई सर G21 क्यों हो सकता है, क्योंकि जब हम G7 से G8 कर सकते हैं तो G20 से G21 भी कर सकते हैं। क्योंकि प्रेजेंट में इसमें मेंबर कंट्री कितने हैं टोटल? प्रेजेंट में इसमें मेंबर कंट्री है 21। और G20 का जो अगला समिट होगा वो कहाँ पर होगा? ब्राजील में। ब्राजील में कहाँ पर होगा? रियो डी जेनेरियो, तो ब्राजील की कैपिटल है। तो आपको ये सारी चीजें याद रखना है। ठीक है, कैसा रहा सेशन? आप लोग क्लास को लाइक और शेयर करना। ठीक है, यहाँ पर हम इस क्लास को स्टॉप करते हैं। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन हो वो कमेंट सेक्शन में डाल दें। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे क्लास को हम क्या कर रहे हैं? ऑफ करते जा रहे हैं। धन्यवाद।